इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र में जीवन। इससे पहले हमने बात करी थी उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंदर किस प्रकार से जीवन यापन होता है। आज हम बात करेंगे मानव पर्यावरण और अन्योन्य क्रिया। और पिछली कक्षा में हमने बात करी थी उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की। आज हम बात करेंगे उपोष्ण प्रदेश की। ठीक है, सबसे पहले आज हम बेसिकली एक तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो बेसिकली आप जानते ही हो कि जो गंगा नदी है वो भारत के यहाँ से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से निकलकर जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे पहले हम इस उपोष्ण प्रदेश के बारे में जानने से पहले इसकी स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये उपोष्ण प्रदेश वो होते हैं जो 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर के मध्य अक्षांशों के मध्य जो इस क्षेत्र होते हैं वो बेसिकली माने जाते हैं उपोष्ण प्रदेश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें हम गंगा रिवर के बारे में। तो जो गंगा रिवर है वो बेसिकली हमारे भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। इसका जो उद्गम स्थान है वो गंगोत्री माना जाता है। तो गंगोत्री जो है इसका उद्गम स्थान है। लंबाई जो है 2730 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। यहाँ से गंगोत्री से निकलकर ये मध्य मैदानों से निकलकर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करें इसकी प्रमुख सहायक नदियों की तो हम जानते हैं कि गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है वो मुख्यतः यमुना की सहायक नदी चंबल। तो चंबल भी गंगा की सहायक नदी हो गई। फिर हो गई गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा। ये मुख्यतः इसकी सहायक नदियां हैं। ये हो गई चंबल, ये हो गई यमुना जो दिल्ली जो इसके सारे गुजरती है। ये हो गई कौन सी, घाघरा, और ये हो गई गंडक। ठीक है, वहीं पे बात करें हम यहाँ से गंगोत्री से निकलकर यहाँ पे देवप्रयाग में एक तो मिलती है मंदाकिनी और एक जो है 3-4 प्रकार की यहाँ पे 5 नदियों के संगम से मिलकर ये नदी मिलती है। फिर ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चाप आकार की झीलों का निर्माण करती है और उसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है जहाँ पे इसको कहते हैं पद्मा, और पद्मा के बाद में मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो आज इस प्रकार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रदेश है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ब्रह्मपुत्र का यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्षेत्र में किस प्रकार से जो है वो जीवन यापन होता है, किस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, किस प्रकार के निवासी रहते हैं, किस प्रकार के घर हैं और यहाँ पे जो लाइफ सर्किल है वो किस प्रकार से पाई जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके उद्गम स्थान की बात हो गई, लंबाई की बात हो गई, ठीक है, और प्रमुख सहायक नदियों की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, तो दोस्तों कैलाश जो पर्वत है हमारा जो पवित्र, हम उसको पर्वत को मानते हैं, यहीं से एक झील है मानसरोवर। तो मानसरोवर झील से निकलती है। वहीं पे तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इसका उपनाम जो है, तिब्बत में सियांग सांगपो कहा जाता है। भारत में ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। भारत में प्रवेश
करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से, एक बार ये नोट कर लो दोस्तों, इसके बाद में मिटा के मैं आप फिर से लिखते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो मानसरोवर कैलाश माउंटेन के पास पाई जाती है, एक झील मानसरोवर। इसके यहाँ से निकलती है, फिर ये तिब्बत होकर, तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, यानी कि यारलांग सांगपो इसका पूरा नाम है, तिब्बत में इसको बोला जाता है। वहीं पे ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे प्रवेश करते ही इसका नाम हो जाता है सिहांग या दिहांग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की फेमस जो नदी है उसको बोलते हैं दिहांग, ठीक है। इसके बाद में असम में प्रवेश करती है, यहाँ पे असम में प्रवेश करती है, इसको बोलते हैं लोहित, इसको बोला जाता है लोहित। फिर ये असम और मेघालय से आकर आ जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। कई बार आपने सुना होगा गंगा और जमुना तहजीब, तो ये इन दोनों नदियों को मिलाकर ही इसको नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि मानसरोवर से लेकर और बांग्लादेश में यहाँ तक डेल्टा बनाने तक ये कितनी लंबी है, तो कुल लंबाई इसकी 3969 किलोमीटर, यानी कि 3969 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बांग्लादेश और भारत कुल लंबाई है इसकी। वहीं पे बात करें कि इसमें मुख्यतः सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो लोहित हमने बात करी, इसको असम में बोला जाता है। सुवनसिरी एक और नदी है जो इसमें आकर मिलती है। वहीं पे बराग नदी है, तोरशा और तीस्ता। तो ये हो गई तीस्ता नदी है, सुवनसिरी, और एक और नदी है तोरशा, ये यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे हो गई है लोहित नदी। तो इस प्रकार से है, इस पर ये जो क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ये ऑल ओवर क्षेत्र हो गया, इसको हम नाम देते हैं उपोष्ण प्रदेश। तो बेसिकली इन दोनों नदियों के बारे में हमने एक बेसिक जो चर्चा है वो कर ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे मिलने वाली मुख्यतः वो जलवायु कौन सी है, वनस्पति कौन सी है, और बाकी भी यहाँ पे मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो आप एक बार इनको नोट कर लो। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट यानी कि जलवायु कैसी है, और इसके बाद में हम बात करेंगे यानी कि यहाँ की वनस्पति। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ की जलवायु। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मध्य भारत से यानी कि उत्तर भारत से ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा ये बहती हैं। तो भारत की जो मानसूनी है, जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उसी प्रदेश में मोस्टली जो दोनों नदी हैं वो ये गुजरती हैं। तो हम इसकी जो जलवायु है वो मानते हैं मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो ये जो दोनों नदी हैं यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं मानसूनी जलवायु, यानी कि मानसून आता है और यहाँ पे गर्मियों के अंदर जून से सितंबर के मध्य यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। इसके बाद में अप्रैल से जून के मध्य ग्रीष्म ऋतु होती है। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में बात करी थी कि यहाँ पे गर्मियों में क्या चलती है, लू वगैरह, आंधी वगैरह चलती है। बात करें दिसंबर से फरवरी जो वर्तमान में कंडीशन चल रही है, इस यहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है। और जो हमारा उत्तरी ये जो हिमालय प्रदेश है ये उत्तर से आने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं उनको रोक लेता है, जिसके कारण यहाँ तक ही ठंड पड़ पाती है, दक्षिण में इतनी ठंड नहीं पड़ पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर से फरवरी के मध्य जो है वो अत्यधिक ठंड देखने को मिलती है। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो क्लाइमेट है यहाँ की मानसूनी जलवायु है। अब जैसी मानसूनी क्लाइमेट होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करेगी, यानी कि वहाँ की जो वनस्पति है वो डिपेंड करती है वहाँ की क्लाइमेट के ऊपर। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो पाई जाएगी ट्रॉपिकल पर्णपाती वनस्पति, यानी कि उष्ण पर्णपाती वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इनमें मोस्टली जो पेड़ पाए जाते हैं वो सागवान, शाखू, पीपल, चीड़, देवदार, फर, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कि ये नदी यहाँ से यहाँ तक ही
गुजरती है। इसके अलावा भी ये नदी जो है पर्वतीय क्षेत्रों से भी गुजरती है और डेल्टाई क्षेत्रों से भी गुजरती है। तो यहाँ पे अलग प्रकार की जो है वनस्पति देखने को मिलती है, जैसे चीड़, देवदार और फर जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं और उत्तराखंड जो हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। यानी कि शंकुधारी जो वनस्पति है वो भी इन क्षेत्रों में यानी कि उपोष्ण प्रदेशों में यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र में ये पाए जाती है, ये वनस्पति शंकुधारी भी। वहीं पे बात करें सागवान, साखू, पीपल, ये है पर्णपाती वनस्पति। वहीं पे बात करें हम डेल्टाई प्रदेशों में, जहाँ पे दोनों नदी मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, वहाँ पे एक वनस्पति और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मैंग्रोव वन। यहाँ पे सुंदरी प्रकार की जो है वो स्पेशल एक किस्म की पेड़ों की प्रजाति है, वो यहाँ पे डेल्टाई प्रदेशों में देखने को मिलती है। मैंग्रोव जो वन है वो मोस्टली गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें जैसे ब्रह्मपुत्र प्रदेश में, यहाँ पे असम और मेघालय का जो पठारी प्रदेश है, यहाँ पे सघन बांस के वन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बांस जो है सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र में की जो वनस्पति है वहाँ पे बांस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मानसूनी क्लाइमेट रहेगी, क्लाइमेट होगी तो वहीं के अकॉर्डिंग क्या है वनस्पति पैदा होगी। तो यहाँ पे पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इसके अंदर सागवान, साखू, पीपल है। कुछ शंकुधारी भी पाई जाती है जिसमें चीड़, देवदार, फर जैसे जो है पेड़ भी ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा डेल्टाई प्रदेशों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और घने सघन बांस जो है वो ब्रह्मपुत्र के पठारी प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे पाई जाने वाली जो कृषि है वो किस प्रकार की होती है। इसके बाद में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर बेसिन है यहाँ पे किस प्रकार की कृषि एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ से गंगा निकलती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र, और जो ये मैदानी प्रदेश है यहाँ पे मोस्टली जो है कृषि एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। वहीं पे ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत यहाँ पे तो नहीं होती, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ होकर बांग्लादेश में गिरने तक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो कृषि क्रियाओं में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे धान या चावल की खेती जो है यहाँ पे मुख्यतः देखने को मिलती है। दोस्तों आपने देखा होगा 1960 में जब हरित क्रांति भारत में हुई थी तो पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब यहाँ पे गेहूं और चावल की जो पैदावार थी वो बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ी थी। तो यहीं पे हम इसी प्रदेश की बात कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में यहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जो फसल होती है वो धान या चावल की देखने को मिलती है। आपने देखा होगा प्रति हेक्टेयर के क्षेत्र से पश्चिम बंगाल जो है भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। वहीं पे पंजाब, हरियाणा जो है यहाँ पे भी चावल और जो गेहूं की खेती मुख्यतः देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करें यूपी और बिहार की, तो मोस्टली इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा गन्ना। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की क्या लगी हुई है, गन्ना फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मोस्टली क्या देखने को मिलता है, गन्ना। इसके अलावा जो इसके बेसिन क्षेत्र में पड़ने वाले एमपी है, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इन क्षेत्रों में अन्य फसलें भी देखने को मिलती हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू सीजन के अकॉर्डिंग वो फसलें ग्रो करती हैं। जैसे गेहूं की पैदावार भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में गेहूं पैदा किया जाता है, मक्का भी होता है, चना भी सर्दियों में देखने को मिलता है और गर्मियों में बाजरा यहाँ पे पैदा किया जाता है। बात करें जूट और बांस की, तो जूट जो है पश्चिम बंगाल में, यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ये जो पूरा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जो था एक ही पार्ट था देश का, और यहाँ पे सिल्क जो बहुत ही मात्रा में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता था,
लेकिन देश का विभाजन होने के बाद कुछ मिलें जो है वहाँ पे चली गई और ये जूट जो उत्पादन है वो भारत में थोड़ा सा घट गया। लेकिन वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल और बिहार में जूट उत्पादन जो है वो देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें हम बांस की, तो बांस जो है मोस्टली इन क्षेत्रों में जो है इसकी खेती भी करते हैं और इससे बने विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो है आप बाजार में देखते हो, जैसे सीढ़ियाँ वगैरह है या विभिन्न प्रकार के जो फर्नीचर आइटम्स हैं वो भी बांस के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे कृषि जो होती है मैदानी क्षेत्रों में गेहूँ, मक्का, चना, बाजरा, गन्ना, जूट इत्यादि फसलें जो है की जाती हैं और मुख्य जो फसल है वो धान की यहाँ पे मुख्य फसल होती है। इसके अलावा केले की जो बागान है वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे क्या है, जो गंगा नदी है इससे विभिन्न प्रकार की नहरें जो है एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाई गई है, तो इन नहरों के समीप जो है विभिन्न प्रकार के केले की जो बागान है वो यूपी और बिहार में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा असम और बिहार में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन जो है वो भी किया जाता है, सिल्क के जो है उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। वहीं पे पहाड़ी क्षेत्रों में वेदिकाओं से कृषि की जाती है। वेदिकाएं दोस्तों आपने सुना होगा, स्टेप एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं सीढ़ीदार कृषि, यानी कि पहाड़ों को ऐसे थोड़ा थोड़ा समतल करके एक सीढ़ी नुमा जो है खेती यहाँ पे की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो मोस्टली उत्तराखंड इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है और एक यहाँ पे पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और जो ब्रह्मपुत्र के बेसिन क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे मोस्टली देखने को मिलती है। इन्हीं क्षेत्रों में चाय के जो मोस्टली बागान हैं वो पाए जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे चाय जहाँ पे उत्पादन होता है वो वेदिकाओं के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो जैसे नीलगिरी क्षेत्र जो है, नीलगिरी भारत में जहाँ पे चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है, पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पे वेदिकाओं से ही कृषि की जाती है। ठीक है, तो चाय उत्पादन भी जो है वो मोस्टली यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रिया देखने को मिलता है। विश्व में श्रीलंका के बाद में आज तो भारत जो है वो सेकंड स्थान पे उत्पादन करने में और निर्यात करने में भारत जो है जो चाय के उत्पादन में दूसरा स्थान अपना रखता है। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे पाई जाने वाली जनसंख्या के बारे में बात। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र में मोस्टली जो डेंसिटी एरियाज हैं यहाँ पे पाई जाने वाली जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से यहाँ पे रहती है। तो बात करें हम पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे डेंसली जो एरिया है वो सर्वाधिक यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व जो है वो इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके कई रीजन्स हैं, जैसे यहाँ पे एक तो क्या मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो अच्छा पाया जाता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है, जिससे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे रिवर गुजर रही है, मुख्य गंगा है, तो यहाँ पे जल की उपलब्धता भी है, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य 1 वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाली जनसंख्या से है, यानी कि ये 1 वर्ग किलोमीटर है, इसमें कितनी जनसंख्या रह रही है, जैसे 789 है, तो ये वहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जनसंख्या है उसी को हम जनसंख्या घनत्व में कंसीडर करते हैं। वहीं पे तीसरी हम जनसंख्या घनत्व की जो कारण है तीसरा देखें तो मुख्यतः यहाँ पे जो व्यवसाय किया जाता है वो है कृषि। तो कृषि यहाँ पे यानी कि जल की उपलब्धता है और यहाँ पे जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ है, इसके कारण भी यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो बिहार में 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोग पाए जाते हैं, प्रति वर्ग क्षेत्र में इतने लोग पाए जाते हैं। वहीं पे बात करें हम पश्चिम बंगाल की, तो वहीं पे 1039 जो लोग हैं प्रति वर्ग क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो भारत में सर्वाधिक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य शहर जिनकी आबादी जो है 10 लाख जो है उनसे अधिक है, तो मोस्टली इनमें इलाहाबाद यूपी में ही है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता ये पश्चिमी बंगाल में। यहाँ पे हाई डेंसली जो एरिया है
वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाया जाता है। इसमें कोलकाता जो है यहाँ की, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बाकी जो शहर हैं ये बिहार में पटना, इसके अलावा बाकी जो शहर हैं मोस्टली यूपी में पड़ते हैं और ये हाई डेंसली सिटीज़ यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे वन्य जीव वन्य प्राणियों की, तो ये एक बार आप नोट करिए।